हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। 99 रुपये में आपको सभी विषयों का नोट्स, पारा मेडिकल के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारे नोट्स से 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अगर आपका भी सपना है इस वर्ष सरकारी कॉलेज अचीव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज सामान्य ज्ञान जीके के काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में इस वर्ष पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था, यानी साउथ इंडियन दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था जो कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात था? तो वो था चोल राजवंश। याद रखिएगा, ऑप्शन बी चोल राजवंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला की गांधारी शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गांधारी शैली की उत्पत्ति हुई थी। देखिए आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट जीके यानी सामान्य ज्ञान ही कराएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है, 100 मार्क्स का, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्ठ के राजकाल में। याद रखिएगा, कनिष्ठ के राजकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। बताइए उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ में स्थित है? बताइए भाई, गुजरात में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, बिहार राज्य में या पश्चिम बंगाल राज्य में? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी स्थित है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? बताइए। 4 नंबर प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक था जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, कानपुर स्थित है। बताइए, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए बाबू, क्या होगा जल्दी से? क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो भाई? क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो भाई? कोई बात दिल पे लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो भाई? बताओ भाई क्या होगा? सही जवाब गंगा नदी पर है। कानपुर कहां पे स्थित है भाई? गंगा नदी पर स्थित है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। याद रखिएगा, आपको 7 बजे सुबह, 12 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और शाम 7:30 बजे लाइव क्लास होता है। आपके लिए चारों क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों क्लास को अटेंड करने का प्रयास करें। चलिए, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत है? स्रोत नहीं है, समझिएगा। नाबार्ड आप पढ़े भी होंगे 10th में, राज्य वित्तीय निगम भी है, भारतीय औद्योगिक वित्त योग भी है, वित्त निगम भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है, जो नहीं है। ठीक है, वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? बताइए कौन सा योजना था? तो याद रखिएगा, कौन से पंचवर्षीय योजना था वो? तो आप याद रखिएगा, वो हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना था जिसमें कीमत स्तर घटा था। ठीक है, योजना काल के दौरान कीमत स्तर जो था वो डाउन हुआ था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। याद रखिएगा, सही जवाब न्यूनतम कोष प्रणाली पर। याद रखिएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना, है ना, गन्ना बिहार और यूपी में। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 9 का C नंबर, गन्ना। नगद फसल कौन सा है? नगद फसल पूछ रहा है, और गन्ना बिहार में काफी ज्यादा होता है ना, इसलिए गन्ना हो जाएगा हमारा। नगद फसल गन्ना है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को
मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, आपको कौन सा अनुच्छेद के तहत फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार दिया गया है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है ना। इसका दुरुपयोग अगर कोई करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, है ना, और हाई कोर्ट आप 226 में जा सकते हो भाई। तो बताइए कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। बताइए, हमारे देश में संशोधन होते रहते हैं ना, तो एक संशोधन किया गया था 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो क्या था तो बता दे, वो था हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है ना, कौन परामर्श देता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपको क्या देता है, परामर्श देता है कि मेडिसिन लो, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, कानून के बारे में बताता कौन है तो वो अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संघीय लोक सेवा आयोग। याद रखिएगा, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। यूपीएससी, उसी को बोलते हैं ना संघीय लोक सेवा, आईएएस लोग जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये ऐसा पावर है भाई, आईएएस को सस्पेंड तो मुख्यमंत्री कर सकता है, बट हाँ उसको बर्खास्त नहीं कर सकता है ना, सस्पेंड कर सकता है, उसका पावर है ही नहीं मुख्यमंत्री के पास। ऐसे नहीं आईएएस लोग इतना दिखता है, एटीट्यूड ही अलग होता है उन लोगों का। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा। सबसे पहले, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। मतलब उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं ना उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं, न्यायाधीश होता है जो आप सुनवाई करता है कि इसको 4 साल की सजा दो, इसको 2 साल की सजा दो, ये बैल चोरी करके आया इसको 2 साल की सजा दे दो, तो वो सब सुनवाई करता है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश होता है, उसकी संख्या बढ़ाना हो तो वो संख्या कौन बढ़ाएगा, ये पावर किसके पास होता है। उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो उसका पावर किसके पास होता है, याद रखिएगा संसद के पास। किसके पास होता है बच्चों, संसद के पास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर। मेरे प्यारे भाई, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब जो पंचायती राज संस्था नहीं कर सकता है, याद रखिएगा न्यायिक पुनरीक्षण काम ये सब नहीं कर सकता, न्याय वाला काम ये सब न्यायिक पुनरीक्षण नहीं कर सकता किसी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू किया गया था बताइए। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, है ना। तो सबसे पहले वहीं पे लागू किया गया था। ये किस लिए लागू किया गया था, ताकि इससे गांव के लोगों को भी डेवलप हो सके। बट इसका कुछ उल्टा ही विपरीत प्रभाव पड़ा, ये लोग खुद ही डेवलप कर रहे हैं, मुखिया लोग, है ना, मुखिया वार्ड लोग। चलिए इसकी कहानी क्या कहना, हमारा क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। सही जवाब इनमें से सब हो जाएगा। देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी, सामुदायिक विकास भी करता है, यानी ये सभी, है ना। सब ऐसे नहीं होते, मैंने सभी को नहीं बोला, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना पैसे लिए कुछ काम ही नहीं करते, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, बट पैसा तो सब लेता है भाई। चलिए 17 नंबर प्रश्न है हमारा। 17 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में, हमारी इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान कौन करता है बताइए। इनकम में सबसे ज्यादा योगदान हमारा तृतीय क्षेत्र करता है, यानी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से भारत सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा आय प्राप्त यहीं से होता है भारत सरकार को। सेवा कहने का मतलब हो गया हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा। डॉक्टर आपको क्या देता है, सेवा। तो यही सब चीजें सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
18 नंबर प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही है ना सबसे उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट खाद्य फसल मतलब खाने वाला फसल है ना, यहां पर चारों तो खाने वाला ही फसल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो चावल के बगैर नहीं रह सकते है ना। चावल बहुत सारे लोग 60% इंडिया में लोग चावल को खाते हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए बाबू, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। इसलिए इरादों में दम रखिए, एक सीट आपका एकदम फिक्स है। गवर्नमेंट कॉलेज कोई माँ का लाडला नहीं रोकेगा। अगर आपने हमारे नोट्स को खरीद लिया है तो 99 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर हाँ 99 रुपया खर्च करके अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया यानी आपकी जॉब पक्की है भाई, बिल्कुल। तो देर मत करिए, अभी नोट्स को खरीदने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए आप, ठीक है। नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 95 70 64 25 12। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप नोट्स को खरीद लीजिए और उसका अध्ययन करिए। सरकारी कॉलेज तो आपका कोई नहीं रोकने वाला है पैरामेडिकल में इस वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 20 नंबर प्रश्न, कौन सा ऐसा कर है? कर मतलब टैक्स लगता है। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय यानी इनकम जो प्राप्त होता है, कर टैक्स किसके द्वारा लगाया गया? सेंट्रल के द्वारा यानी केंद्र के द्वारा, और उससे जो प्राप्त होगा, इनकम जो प्राप्त होगा, वो केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब दोनों में बांट दिया जाता है। बताइए कौन सा कर है वो? तो याद रखिएगा, वो कर का नाम है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। याद रखिएगा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से जो भी टैक्स प्राप्त होता है भारतीय सरकार को, वो राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर बांट लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है। मदर टेरेसा ने एक स्थापित किया था संस्था, उस संस्था का नाम क्या है? तो मैं बता दूं, उस संस्था का नाम था मिशन रीच ऑफ चैरिटी। मिशन रीच ऑफ चैरिटी उस संस्था का नाम था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो। चलिए रसगुल्ला, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा सभी रसगुल्ला नोट्स ले लिया है, जो नहीं लिया है बड़ा पछताएगा, है ना भाई। इसलिए नोट्स सभी लोग ले लेना, जो लोग नहीं लिया। 99 रुपए की तो बात है भाई, इतना फी कम रखा है, इतना बढ़िया नोट्स आपको मिल रहा है। बिहार का नंबर 1 नोट्स है वो, सिलेक्शन की गारंटी लेकर आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, भारत में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, प्रश्न कुछ और ही पूछ रहा है। भारत में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, सही बात है। वर्ष बताओ भाई, आपसे पूछा जा रहा है वर्ष, कौन सा वर्ष था? बताइए कौन सा वर्ष था? पता है कि आपका जन्म जहां भी हुआ हो, हमारा जन्म जहानाबाद में हुआ, ठीक है, मेरा जन्म जहानाबाद में हुआ, अच्छी बात है, बट कब हुआ ईस्वी पूछ रहा है। उसी प्रकार से आपको ईस्वी बताना है कि पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, वो ईस्वी बता दो हमें। तो ईस्वी हम बता देते हैं आपको, वो ईस्वी था 1974। याद रखिएगा 1974। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंशियल संबंध रखता है? बताइए 23 का सही जवाब है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24, भूमि सुधार। याद रखिएगा, भूमि सुधारों के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार हमारा राज्य सरकार करता है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जितना भी भूमि रिलेटेड काम होता है ना, सब वही करता है ना। अभी सर्वे का काम हो रहा है, राज्य सरकार ही कर रहा है, इसमें कोई सेंट्रल का हिस्सेदारी नहीं होता है ना। भूमि सुधार या टैक्स वगैरह जो भी लेता है सब राज्य सरकार ही लेता है, ये राज्य सूची में आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25, कमेंट कर देना अगर मस्त लग रहा है, और भी चाहिए सीरीज में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जीके का काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद भी कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना है तो उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है। गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, बॉयज का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया मैंने। चलिए तो 25 की बात करें, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से भी आप लोग विजिट करके ज्वाइन कर लेना। चलिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की
अधिकतम संख्या है। बहुत अच्छी बात है, बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है ना, हमें भी पता है। तो गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? कारण पूछ रहा है आपसे, कॉज पूछ रहा है, कारण क्या है? तो भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इनमें से सभी, है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा IMF, याद रखिएगा IMF। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है हमारा, की सिफारिश पर बैंकों को ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ये नरसिम्हन कमेटी, याद रखिएगा नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर की विनियंत्रण आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, सामान्य रूप से मुद्रा नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। मॉनेटरी पॉलिसी कहने का मतलब है सामान्य रूप से मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसका लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है भाई? इसका लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। मुद्रा आपूर्ति जो होता है उसका नियंत्रण करने का काम यही मॉनेटरी पॉलिसी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति इसका हिंदी होता है, ठीक है। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य यही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे रसगुल्ला, बताना गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? राजनीतिक गुरु मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पैरामेडिकल जीके का मॉडल पेपर है भाई, इससे इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं। और देर मत करना, सभी लोग प्रतिदिन क्लास को करना, सुबह 7 बजे, 12 बजे, 4 बजे शाम और रात 7:30 बजे धूम धड़क्का बजा देना है। सिलेक्शन तो छीन लेना है भाई, सिलेक्शन छीन लेना है। चलिए, सेन वंश का संस्थापक था, बताइए, सेन वंश का संस्थापक था विजय सेन, याद रखिएगा सेन वंश का संस्थापक था विजय सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।